नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत साहब आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भी आप पहुँचे हो, पधारे हो। हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी के अंदर हमने देखा होगा अभी पॉलिटी जो है किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमने पीछे डिस्कस किया था अभी अनुच्छेद के बारे में, संविधान किस प्रकार से बना, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, किन किन समितियों ने काम किया। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 1, यानी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाग 1। जैसे हमारे अनुच्छेद के अंदर अलग अलग भाग दिए गए हैं, अलग अलग अनुसूचियाँ दी गई है, अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम भाग से स्टार्ट करेंगे, उस भाग कौन से अनुच्छेद आते हैं, कौन सा भाग पूरा जिसके भाग के अंदर अनुच्छेद आते हैं वो किसको जिक्र करता है। जैसे हमने पहला भाग उठाया या दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा, कोई भी भाग उठाएंगे उसके अंदर किसका जिक्र है, यानी पूरे अनुच्छेद जो आएंगे वो उसके बारे में ही होंगे। इस प्रकार से भागों को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम जिक्र करते हैं भाग 1 का, संविधान के भाग 1 का। जब हम संविधान के भाग पार्ट 1 का जब जिक्र करते हैं तो वो क्या कहता है, वो किसके बारे में बताता है, राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यानी इसके अंदर जो अनुच्छेद आएंगे, यानी अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं भाग 1 के अंदर, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद जो है वो किस में आते हैं, भाग 1 के अंदर आते हैं। जो किसके बारे में बताते हैं, हमें राज्य और संघ के बारे में बताते हैं भी भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, किस प्रकार से उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस की जा सकती है, क्या क्या चेंज करने के लिए क्या क्या मतलब हमें प्रोसीजर जो फॉलो करने पड़ेगा। इस प्रकार के कौन बताता है हमें, राज्यों के बारे में, राज्य की सीमा बदलनी है, उसका नाम बदलना है, नए राज्य का प्रवेश करना है, राज्य बाहर जा सकता है नहीं जा सकता, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जो बताएगा, चीज़ कह रहा हूँ क्या बताया। ठीक है, इस प्रकार के जो कानून होंगे, किस प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, राज्यों के अंदर संशोधन करके उसका किस प्रकार से नाम बदला जा सकता है, कौन कर सकता है, ये चीज़ें बताता है भाग 1। ठीक है, और भाग 1 में ये चीज़ें सारी की सारी 1 से 4 तक दी गई हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम जब अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है हमें, अनुच्छेद ये कहता है एक भी भारत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो बताऊंगा। अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। देखो इसका मतलब कुछ बनता है या नहीं बनता, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा भारत को अनुच्छेद 1 में किसका दर्जा दिया गया है, तो किसका दर्जा दिया गया है, तो आप कहोगे राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत को अनुच्छेद 1 के अंदर किसका दर्जा दिया गया है, राज्य का दर्जा दिया गया है। या इस प्रकार से अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत संघ का राज्य है, राज्य का संघ है, संघ राज्यों का संघ है। ठीक है, इस प्रकार की बातें कहेंगे तो आप कहोगे भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है, राज्यों का क्या है, संघ है, ये आंसर होना चाहिए। भारत को अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य माना गया है, राज्यों का संघ माना गया है। भारत को अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या माना गया, आपको कहेगा देश माना गया है, महाद्वीप माना गया है, राज्य माना गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, राज्य माना गया है। और राज्यों का संघ इसे कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर हुई बात। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है। इसका मतलब क्या है भी, ये अनुच्छेद 1 है ना, इसकी ये बताता है हमें हमारी जो अखंडता है, एकता है, अखंडता और एकता जो है ना, यानी हम अखंड, यानी हमारा कोई भी राज्यों का संघ ना, संघ को तोड़ नहीं सकता, इसके अनुच्छेद के अनुसार हमें तोड़ नहीं सकता। जैसे हमारे देश के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्यों में से अगर कोई एक राज्य ये चाहे भी मेरे को स्वतंत्र होना है, मैं भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहता और मैं बाहर दूसरा देश बनाना चाहता हूँ, जैसे बार बार ऐसी चीज़ें उठती रहती है, आपने देखा भी होगा, जैसे पंजाब ने कभी खालिस्तान की मांग की थी, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का कोई भी राज्य यानी भारत से अलग नहीं हो सकता। क्लियर है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार वो अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोई भी खंड नहीं हो सकता, उसको एक
अखंडता का मतलब एक पिरोए हुए जो सीमा के अंदर जो भारत के राज्य आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश है वो दूसरे स्वतंत्र नहीं हो सकते, स्वतंत्र भारत से अलग नहीं हो सकते। ये बात कौन बताता है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 1 बताता है कि कोई भी राज्य अगर दूसरा देश बनाना चाहे, ठीक है ना, कोई ये कह दे अरुणाचल प्रदेश कह दे मैं अलग होकर चीन में मिलना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 1 के अनुसार। ये बात हमें याद करनी है, समझना जरूरी है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद राज्यों के बारे में क्या कहता है? ये कहता है भी संसद जो है ना, क्या है? संसद, पार्लियामेंट हमारी, उसके पास ये शक्ति प्राप्त है, संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वो नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। प्रवेश का मतलब मिला सकती है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है भी कोई भी राज्य है ना, कोई राज्य है यानी भारत का हिस्सा जो नहीं है, यहाँ पे दूसरे अनुच्छेद में उस राज्य का जिक्र है जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। यानी कोई भी राज्य भारत में आके मिलना चाहे ना तो अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद उसे अनुमति दे सकती है। वो संसद पे डिपेंड करता है, यानी उस लोकसभा राज्यसभा पे डिपेंड करता है भी उस राज्य को हमें मिलाना है या नहीं मिलाना, किस कंडीशन पे मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है, ठीक है, उसको भारत का हिस्सा किस प्रकार से बनाना, ये बात कहता है अनुच्छेद 2। यानी कोई हिस्सा, यानी अब अपना जो ये भारत, मान लो ये भारत है, अब भारत के जितने भी हैं 27-28 राज्य हैं वो तो हैं, लेकिन कोई राज्य यहाँ पे मान लो भारत के पास है, ठीक है, भारत के पास कोई क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं मैं भारत में मिलना चाहता हूँ, मैं भारत में मिलना चाहता हूँ। जैसे नेपाल कह दे मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो संसद इस पे डिस्कस करेगी, इसके बिल वगैरह पास होंगे संसद के अंदर, उसके बाद नेपाल को भारत में मिलाया जा सकता है अगर अनुमति किसकी मिल जाए? संसद की अनुमति मिल जाए। ऐसा किया गया था, हाँ जी, ठीक है। हमने देखा भी जब हम भारत आज़ाद हुआ था या संविधान का निर्माण हुआ तो सिक्किम जो है, सिक्किम के बारे में आप पढ़ते हो, जो आज भारत का एक राज्य है। सिक्किम 1974 तक क्या नहीं था? भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम 1974 तक भारत का हिस्सा नहीं था, ये स्वतंत्र अपना अलग क्षेत्र था, ठीक है। 1974 में क्या हुआ? सिक्किम ने कहा, जनमत संग्रह हुआ, सभी लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने कहा भी हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उससे पहले मतलब जिक्र हुआ, बिल पास हुआ, ये हुआ, वो प्रोसेस आपको नहीं पढ़नी है। 1974 में क्या किया गया? भारत के सरकार द्वारा, ठीक है, यानी भारत में संसद के द्वारा 35वां संशोधन किया गया। क्या किया गया? 35वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और 35वें संशोधन के अनुसार सिक्किम को क्या बना लिया गया? भारत का एक को स्टेट के रूप में बना लिया गया, यानी संयुक्त राज्य के रूप में इसको स्वीकृत कर लिया गया। भारत का एक हिस्सा सिक्किम हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या है? 35वें संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1974 में हुआ। सिक्किम को क्या बनाया गया? को स्टेट बनाया गया, यानी संयुक्त राज्य बनाया गया, अपने देश का हिस्सा। उस एक साल बाद 1975 में कौन सा होता है? 36वां संविधान संशोधन होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बताया जा रहा है आपको, ऐसे फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है ना। 1975 के अंदर पूर्ण सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा गया, भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया भाई, और पूरी तरीके से भारत का हो गया ये, मतलब पूर्ण रूप से इसको एक स्पेशल एक राज्य बनाया गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सिक्किम को भारत में 1974 में संशोधन के द्वारा मिलाया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार ये बात लागू होते हुए हम सिक्किम को मिला सकते हैं? अनुच्छेद 2 के अनुसार। कौन मिला सकता है? संसद के पास शक्ति प्राप्त है। किसके पास? संसद के पास है। सिक्किम को कब भारत का हिस्सा बना? सिक्किम 1974 में भारत का हिस्सा बना। 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में हुआ। सिक्किम को किसका दर्जा दिया गया? संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, को स्टेट का दर्जा दिया गया। सिक्किम 1974 में तो को स्टेट, लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? कौन से संशोधन के अनुसार? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। तो सिक्किम पूर्ण राज्य भारत का कब मिला, कब बना? तो 1975 के अंदर सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो कब मिला इसको पूर्ण राज्य का दर्जा? 1975 के अंदर। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, पहले 1974 में भारत का हिस्सा बना है।
ये बात है अनुच्छेद 2 में। सिक्किम को किस अनुच्छेद के अनुसार मिलाया जा सकता है, हमारे देश में मिलाया जा सका था, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार। आगे अनुच्छेद 3 की बात आती है। किसकी बात आती है? अनुच्छेद 3 की बात आती है। 3 अनुच्छेद क्या कहता है? 3 अनुच्छेद ये कहता है, देखो नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का निर्माण करना है, ठीक है, एक बात तो ये कहती है, ठीक है। दूसरा, जो वर्तमान में राज्य है, वर्तमान में राज्य की सीमा, बाउंड्री उसकी, क्षेत्र उसका, एरिया, ठीक है, और उसका नाम निर्धारित कौन कर सकता है? निर्धारित संसद के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। बात को समझो भी, नए राज्य का निर्माण करना। नए राज्य का मतलब किसी राज्य को तोड़ के, किसी राज्य को तोड़ के क्या करना है? दूसरा राज्य बनाना है या 2 राज्य बनाना है। जैसे पंजाब को तोड़ के हरियाणा पंजाब बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन देखा मद्रास से मद्रास को तमिलनाडु से मतलब वो आंध्र प्रदेश से अब 2 राज्य बन गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से किस राज्य को तोड़ना और किसको किसके साथ जोड़ना है, किसको किसके साथ जोड़ना है, किसको राज्य को तोड़ के नया राज्य बनाना है या नया राज्य घोषित करना है। तो ये शक्ति नए राज्यों, हमारे देश के अंदर की बात हो रही है। 2 अनुच्छेद देश से बाहर वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, लेकिन ये देश के क्षेत्र के अंदर कोई 28 राज्य हैं, उनको तोड़ के 29 कर दे, 2 बना दे। मतलब पहले 29 थे, उसको तो जोड़ जाड़ के 28 बना दिए। केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, उनको 1 बढ़ा दिया, 28। तो ये शक्ति जो है वो किसके पास प्राप्त है? संसद के पास, ठीक है। वर्तमान में राज्य जो है उनकी सीमा क्या होगी, उसका क्षेत्र क्या होगा, उसका नाम चेंज करना, नाम बदलना है, ये शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 3 अनुच्छेद। भी किसी राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है, जैसे उड़ीसा का ओडिशा कर दिया, ठीक है ना। किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का क्षेत्र निर्धारित करना हो, किसी राज्य की सीमा निर्धारित करनी हो, किसी राज्य का तोड़ के 2 बनाने हो या 2 को जोड़ के 1 बनाना हो, तो वो संसद द्वारा निर्धारित होता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक है ना। और इसके लिए एक सामान्य सा प्रोसेस होता है। संसद में कोई बिल पास होता है, मान लो सदन के अंदर रखा जाता है, और ये राष्ट्रपति के पास जाता है, सबको पता है। राष्ट्रपति उस विधानमंडल को भेजता है जिसका नाम वगैरह चेंज होना है, मान लो चेंज होना है, उड़ीसा का ओडिशा होना है, तो विधानमंडल के पास जाएगा। वो अपनी राय वगैरह रखेगी, यहाँ पे राय रखेगी, लेकिन राय संसद के द्वारा मान्य हो न हो वो तो संसद पे डिपेंड करता है, थोपी नहीं जा सकती। मतलब विधानमंडल की राय है वो ध्यान में रखी जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है विधानमंडल की राय संसद माने। अब विधानमंडल के बाद ये बिल आ जाता है संसद में, और संसद इसको पारित करती है, खारिज करती है, वो संसद पे डिपेंड करता है। अगर वो पास हो गया मान लो, तो वो पास होने के बाद उससे राज्य चेंज हो जाएगा, उसका क्षेत्र वगैरह, ठीक है ना। जिस प्रकार से उड़ीसा के लिए हुआ, ठीक है, उड़ीसा, क्लियर हुई बात? हो जाएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? देखो 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भी 2 और वह 3 अनुच्छेद है ना, 2 और 3 अनुच्छेद है, ठीक है। उसमें अगर कोई बदलाव होता है, अनुच्छेद में बदलाव होता है, ठीक है, तो उसको 368 अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाता, संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ये क्या कहता है? देखो 2 और 3 के अंदर जितनी भी विधियां बनाई गई है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जितनी विधियां बनाई गई, यानी 2 और 3 के अंदर जो विधियां बनाई गई है, ठीक है,
उस विधि के द्वारा कोई भी कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं 2 और 3 के द्वारा, कुछ भी बदलाव होते हैं अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या नहीं माना जाता, 368 अनुच्छेद के अनुसार उसको क्या संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो 368, याद रखना, संविधान संशोधन 368 के तहत होते हैं संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो इसके अनुसार भी इनके अंदर कोई बदलाव होता है, बदलाव संविधान के अंदर कुछ बदलाव होगा, संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन 2 और 3 के अंदर कोई बदलाव होता है तो 368 अनुच्छेद के अंदर वो नहीं आता, यानी उसको संविधान संशोधन का दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात कहता है अनुच्छेद 4। तो ये हमारा था संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 क्या क्या कहते हैं, यानी भारत यानी राज्यों का संघ है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी हिस्से को तोड़ के दूसरा खंड नहीं बनाया जा सकता। संसद के पास शक्ति प्राप्त अभी दूसरे देशों के राज्य है या कोई राज्य है स्वतंत्र होना चाहता है और वो अपने देश के अंदर मिलना चाहता है तो उसको संसद द्वारा मिलाया जा सकता है, ठीक है। नए राज्य जो भारत के अंदर नए राज्य बनाने हैं, मान लो एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाने हैं तो ये संसद के पास शक्ति प्राप्त है, वो बना सकती है, 2 को जोड़ के 1 बना सकती है ना, ठीक है। और वर्तमान में जो राज्य है उनकी सीमा क्या होगी, क्षेत्र क्या होगा, उनका नाम बदलना है, उनकी सीमा बदलनी है, उनके क्षेत्र बदलना है। इस कार्य को अंजाम कौन देती है, तो इस कार्य को अंजाम देती है संसद, ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार 3। 4 क्या कहता है, अभी 2 और 3 है उसमें कोई बदलाव होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। क्लियर है ये बात, चारों अनुच्छेद क्लियर हो गए, ठीक है। बस इतना ही नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी तक। क्या क्या बना, कैसे राज्य बने, भाषा के आधार पे कौन सा राज्य बना, रियासतें किस किस प्रकार से बनी, हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जितना समझाया उतना समझ में आया होगा। कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी मेहरबानी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि कमेंट जब आप करते हो और वहाँ हमें कुछ मिलता है तो हम सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। हम भी संशोधन कर सकते हैं हमारी पढ़ने के मामले में, पानी भी पी सकते हैं। अब राज्यों से क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या क्वेश्चन राज्यों से और पूछे जा सकते हैं। देखो, भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तब क्या था, साफ कर देता हूँ मेरे को। जैसे आपने पढ़ा होगा 3 जुलाई 1947 की बात है ना, 1947 की बात है। 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए, इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट बनाए गए, सबको पता है। एक पाक और एक इंडिया बना, यानी भारत और पाकिस्तान बने, ठीक है। अब भारत का कुछ एरिया था, जैसे पाकिस्तान आगे एक, जैसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे कौन सा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था मान लो, और इधर पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, तो वो तो बाद की बातें हैं। 3 जुलाई को मतलब क्या किया गया, अभी 2 डोमिनियन स्टेट के बारे में घोषणा की गई भी, इस प्रकार से 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, ठीक है। हमें पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, भारत का विभाजन हो जाता है। जब ये बात कही थी तो आपने सुना होगा कि 3 जुलाई 1947 को 2 बात और होती है। एक तो हिंदू महासभा का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 3 जुलाई 1947 को। और इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था किसका, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, भारत के पार्टीशन का, भारत के विभाजन का, ठीक है। और हिंदू महासभा ने इस दिन को ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मनाया था, काला दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है ना, काला दिवस के, ये तो हिस्ट्री में पढ़ते हो, हैं। अब क्या होता है, भारत के अंदर कुछ रियासतें थी, आपको पता ही है पहले, ठीक है। तो रियासतें जो, तो भारत के हिस्से, हम भारत के पढ़ेंगे, भारत के हिस्से 562 रियासतें आती है, आज़ादी के बाद रियासतें आती है कितनी, भारत विभाजन के बाद 562 रियासतें भारत के पास आती है, ठीक है। अब 500 रियासतें थी, उनको इकट्ठा करके भारत में किस प्रकार से, क्योंकि आगे चुनाव होने थे, ठीक है, हमारा संविधान बन रहा था, उसके अंदर किस प्रकार से भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मिलानी हैं, आज़ादी के बाद क्या क्या कैसे कैसे उनको मिलाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हुई, इसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो कितनी रियासतें भारत के हिस्से आई थी, पहला क्वेश्चन बनता है 562, तो मैं यहाँ पे 562 रियासतें लिखता हूँ, ठीक है, 562।
अब आज़ादी के समय 559, ठीक है ना, रियासतें क्या हो गई, अपने आप, अलग अलग राजा थे, अपने आप क्या कर लेती है, भारत का हिस्सा, भारत को या भारत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो, यानी हम भारत का ही हिस्सा हैं। सब रियासतें, इतनी जो रियासतें थी वो क्या कहती है कि हम भारत का जो है छोटे छोटे टुकड़ियों में प्रांतों के अंदर बंटा हुआ था, उस प्रांतों के अंदर ये सारी की सारी जो प्रांत थे यानी 500 रियासतें थी वो क्या हो जाती है, इकट्ठी होकर भी हम भारत का हिस्सा हैं, हम भारत को अपना देश मानते हैं। इस प्रकार की बातें होकर ये भारत के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 रियासतें इसका विरोध करती है और वो अपने भारत का हिस्सा नहीं मानती। 3 रियासतें क्या करती है, विरोध करती है। वो भारत से क्या होना चाहती थी, वो भारत से स्वतंत्र होना चाहती थी, भी भारत से स्वतंत्र होकर अपना अलग देश बनना, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहे, कहीं मिलना चाहे, हमें बाढ़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो भारत से स्वतंत्र होकर भी हम भारत को का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम एक अपना अलग स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। 3 कितनी रियासतों के साथ, 3। एक रियासत कौन सी, जम्मू कश्मीर की थी, आपको याद होना चाहिए। दूसरी जूनागढ़ की थी, कौन सी, जूनागढ़ गुजरात में। और तीसरी हैदराबाद जो मद्रास का हिस्सा था उस समय, हैदराबाद। ठीक है ना, आज किसका हिस्सा है तो ये भी आपको बताना है कमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर हुई, जूनागढ़ हैदराबाद। मैं अगले लेक्चर में तुम्हें बता ही दूंगा कि आंध्र प्रदेश का जब जिक्र आएगा ना। जम्मू एंड कश्मीर थी, वहाँ का राजा था हरी सिंह, राजा हरी सिंह। अब राजा हरी सिंह ये बोला मैं तो नहीं मिलूंगा भाई भारत के अंदर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इधर से जैसे ही भारत आज़ाद होता है, भारत आज़ाद होते पाकिस्तान और भारत 2 देश बन जाते हैं। देश बनते ही क्या करता है, भी पाकिस्तान के कुछ जो एरिया के नज़दीक लगते थे उन्होंने राजा हरी सिंह पे मतलब आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, भी हम आक्रमण करेंगे। उसके आक्रमण के डर से राजा हरी सिंह भारत के पास आता है भागा भागा, और भारत वाले फिर चालू होते हैं यहाँ पे, वो एक विलय का मतलब मिला लेना, विलय पत्र पे साइन करवाते हैं, भी हम रक्षा आपकी तभी कर सकते हैं जब आप इस साइन करते हैं और भारत को आप भारत का हिस्सा बनते हैं। यानी जम्मू कश्मीर कब बना था, ये बात में मुझे बढ़ानी है आपको। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाता है, किस पे हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पे। भी राजा हरी सिंह कहता है भी भारत का है, मैं अपनी भूमि जो है जितने भी मेरे एरिया में आती है, जम्मू कश्मीर है, उसको भारत में मिला दूंगा अगर आप मेरी रक्षा करते हो, आप मुझे बचा लेते हो तो। ठीक है, तो ऐसा हुआ, विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गई, ये भारत का हिस्सा बन गया। बात कब की, अक्टूबर 1947। तो जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ, जम्मू कश्मीर का विलय का मतलब मिल जाना। ठीक है, मिलान पत्र मान लो, उसमें हस्ताक्षर हो गए। अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर होते हैं और वो क्या करते हैं बेचारे, इसमें मिल जाते हैं। क्लियर, 1947 में मिला लिया गया, बात कंप्लीट हुई। जूनागढ़ क्या करता है, देखो जूनागढ़ को किस हिसाब से मिलाया गया था, यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया, भी लोगों का संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया, भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया भी आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हो या स्वतंत्र होना चाहते हो। तो इस प्रकार से लोगों को कन्विंस करके जनमत संग्रह द्वारा फरवरी 1948 की बात है, इसको जनमत संग्रह द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जनमत संग्रह का मतलब इकट्ठा ही करना है, जन का मतलब लोग, मत का मतलब वोट होता है ना, मताधिकार, मत का मतलब वोट, यानी जनमत वोटों के द्वारा मान लो, या लोगों के मत के अनुसार। ठीक है, या लोगों के मतलब इंटरेस्ट के अनुसार कह सकते हो, भी हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। जनमत संग्रह द्वारा क्या कर लिया जाता है, जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ जनमत संग्रह, ये गुजरात का हिस्सा था। ठीक है ना, गुजरात के अंदर था। हैदराबाद मद्रास का हिस्सा था उस समय। ठीक है, और ये सितंबर 1948 को इसके ऊपर किया जाती है पुलिस कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई कहते हैं, पुलिस से कार्रवाई करके
पुलिस कार्रवाई करके इसको भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। ये तो मतलब अपने आप को एक अलग देश, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा भी कुछ लोग ऐसे भड़काने वाले होते हैं हर जगह। वो एक हैदराबाद मतलब एक अपना एक अलग हिस्सा बनना चाहता था, अब वो एक देश बन जाता तो कितना खतरनाक होता अपने लिए, है ना। खतरनाक क्यों, कारण उसका क्या था, खतरनाक इसलिए होता भी एक देश बन गया, उसके लिए कितनी बाउंड्री तय करनी पड़ती। इधर समुद्र का इलाका आ जाता है मान लो, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या क्या चेंज होता, हद मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है भारत का। तो हैदराबाद को भी क्या कर लिया जाता है, भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई करके, मारपीट करके, कुछ भी करके, मतलब जुगाड़ पानी करके इसको क्या कर दिया, उस पर भारत का हिस्सा बन गया। क्वेश्चन क्या आएंगे जी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा किसके हिसाब से बना था, विलय पत्र पर साइन करके राजा हरीश सिंह ने साइन किए थे, और अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। ये रियासत थी, इसके अंदर आ गई थी। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विरोध किया था, भारत के अंदर नहीं रहना चाहती थी, भारत से स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन भारत के अंदर मिलाने के लिए जुगाड़ किया गया तीनों के लिए। ये तो जब इसके ऊपर आपड़ी भी तलवार लटके ना, तो ये भाग के आया, हमें मिला लो जी, ठीक है ना। तो इसने कहा भी आजा आज ले कर दे साइन। साइन किया, जैसे इसकी भारत ने रक्षा की। भारत का हिस्सा बनने के बाद उसकी हिम्मत भी नहीं बढ़ेगी, वो कब मतलब करेगा। तो 1947 में हिस्सा बन गया। जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा आराम से प्यार से लोग मान गए भी हम भारत का हिस्सा है। फरवरी 1948 में ऐसा काम हो गया। हैदराबाद सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई द्वारा, ये मर्द अठीले लोग थे, हम मानेंगे नहीं, मानना क्या नहीं यार, रुको बैठाते हैं तुम्हारी कार्रवाई, है ना। तो 1948 में पुलिस कार्रवाई द्वारा इन्हें भारत का हिस्सा बना लिया गया। आज खुश हैं वो भारत का हिस्सा बन के, उस समय थोड़ा भड़का दिया गया लोगों ने, ठीक। ये जो काम किए थे, ये किसने किए थे, ये काम किए थे, इस पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक आदमी पे बनते हैं। बहुत मतलब महान पुरुष थे वो, भारत के महान पुरुष, ठीक है। इन रियासतों को इकट्ठा करने वाले कौन थे, जूनागढ़ सबको, यानी 500 अलग अलग रियासतों के घर घर जाके लोगों के पास जाके उनको कन्विंस करके किस प्रकार से मनाते हैं वो महापुरुष अपने, जिनको महापुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, आपको पता है। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताऊंगा, ठीक है, लौह पुरुष। एवं वीपी मेनन ठीक है ना, मेलन, इन दोनों का, ये 2 महापुरुष थे मान लो, योगदान है किसका, रियासतों को इकट्ठा करने में, रियासतों का एकीकरण करने में किन 2 महापुरुषों का बड़ा योगदान था। तो रियासतों का, भारत को इकट्ठा करने, रियासतों को इकट्ठा करने, भारत में रियासतों को मिलाने में सबसे बड़ा योगदान है। और इन 2 महापुरुषों का, जिनका नाम एक तो वीपी मेनन है और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो दोनों का, किनका है, रियासतों को एकीकरण करने में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ठीक है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, तो लौह पुरुष कहा जाता है। बहुत मेहनती पुरुष थे, लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। एक तो लौह पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1985 में। कब जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर उनका जन्म होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है 31 अक्टूबर को किसकी जन्म जयंती बनाई जाती है, तो आप कहोगे जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1950 को। तो इनकी क्या होती है, मृत्यु पुण्यतिथि बनाई जाती है 15 दिसंबर को। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लौह पुरुष बनाए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। अब ये बात तो हो गई, भारत के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है।
भारत के एकीकरण का जनक भी किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखना। भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? विस्मारक किसे कहा जाता है? भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? भारत का विस्मारक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, गुजरात के रहने वाले थे, बलिस्टर यानी एक वकील पेशे से थे। ठीक, तो भारत का विस्मारक का मतलब क्या? विस्मारक ने ऐसा ही काम जर्मनी के साथ किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो आपका आंसर आता है जर्मनी का एकीकरण विस्मारक ने किया था। तो विस्मारक जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार विस्मारक ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी प्रकार भारत के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का विस्मारक कहा जाता है। और भारत का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर वल्लभ भाई पटेल को। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? विस्मारक को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात भी हो गई। अब देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री की उपाधि कह रहा हूँ, स्थान या सबसे पहले गृह मंत्री बनने का जो मिलता है वो वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। दूसरा, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे और फिर गृह मंत्री थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के 31 अक्टूबर 2018 को 143वें जयंती पर, जन्म दिवस पे, ठीक है, बर्थडे पे क्या किया गया? 143वें बर्थडे पे भारत के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पे नर्मदा गुजरात के अंदर एक मूर्ति स्थापित की है। उसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बहुत बार, यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो नर्मदा जिले के गुजरात के नर्मदा जिले में स्थापित की गई है। ठीक है। उसको नाम क्या दिया गया है? स्टेट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का मतलब एकीकरण करने वाले, स्टैचू ऑफ यानी एक प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? यूनिटी का प्रतीक जिसको माना जाता है। ठीक है ना, यानी जिसको प्रतीक एकीकरण का जिसको प्रतीक माना जाता है, उनकी प्रतिमा या कहाँ पे स्थापित की गई है? गुजरात में की गई है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। और कब इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। कौन से जन्म जयंती पर? 143वीं। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर क्यों माना जाता? इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इनकी जयंती है। कब किया था? 31 अक्टूबर को। ठीक है, 2018 को। और ये मूर्ति आपको पता भी है लगभग कितने ऊंची है? तो सबसे ऊंची है ये। ठीक है ना। और कितनी ऊंची है? तो 182 मीटर है। 182 मीटर ऊंची है और 539 फीट कह सकते हो इसको आप, है ना। 539 फीट ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। और इस ऊंचाई पर सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट, लंबा, ठीक है ना, लंबाई में सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है इसकी है, इस हाइट के अनुसार। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। और इस पे 2700 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो गए थे और इसलिए बनाई गई है। ये टूरिस्ट प्लेस हो ताकि लोग देखने आए। ठीक है, भारत को कोई ना कोई कर के माध्यम से किसी प्रकार से इनकम हो, टूरिस्ट जो लोग आते हैं उन पे इनकम भी उनके भारत को होगी। तो ऐसे ऐसे कुछ करके बनाएंगे। तो आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? भारत का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? भारत का एकीकरण करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? भारत की रियासतों को इकट्ठा करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? ठीक है ना। भारत के एकीकरण के कारण भारत का विस्मारक किसको कहा जाता है?
भारत का एकीकरण करने का भारत का विस्मारक है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, विस्मारक का मतलब क्या है? विस्मारक यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, अब लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? पहले गृह मंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री को, उप प्रधानमंत्री कौन थे? 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई थी, आपको पता है, उसका उद्घाटन कई साल लगे थे। ठीक है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी पता ही आपको, देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, और ये गुजरात में नर्मदा जिले में है। 143वें जयंती पे किया गया। ठीक है, 1985 को जन्म होता है, 1950 को इनकी मृत्यु होती है और रियासतों को इकट्ठा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ में ऐड कर लेना, आपको काम आएंगे, भविष्य में आपका भविष्य बन सकता है। ठीक है ना, ताकि आपका कोई सिलेक्शन हो जाएगा, आप कामयाब हो जाओगे। कामयाब हो जाओगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। बात छोड़ो उस बात को, ठीक है, अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते रहो, मजे लेते रहो। हाँ, और आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। इसी के बारे में पढ़ने का मतलब है हम पढ़ेंगे जैसे रामल्लू आमरण आंसर पे कितने दिन बाद मर जाते हैं, किस प्रकार से आंध्र प्रदेश को कौन सा राज्य बनाया गया था, भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना था, किस किस प्रकार से कौन कौन से भाषा के आधार पे राज्य बनाए गए हैं, और राज्य बनाने के लिए किस किस प्रकार की कमेटियां बनी थी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपना भाग 1 खत्म हो जाता है, जिसके अंदर कुछ नई चीज़ें पढ़नी होती है हमें। ठीक है, जैसे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, वो तो अपने आप याद कर ही लोगे आप। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, वो चीज़ हम बता देंगे। क्लियर हुई बात? 370 जम्मू कश्मीर से क्यों हट गई, इसका भी जिक्र हम करेंगे। ठीक है ना, और अब वहाँ पे क्या नियम है, पहले क्या नियम थे, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा आपको पढ़ने को मिला, समझने को मिला, और आगे भी आपको मिलता रहेगा, आशा करता हूँ। कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। No, 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 no.